जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। इस सेगमेंट में ये हमारी 4th नंबर की क्लास है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम घनत्व को डिस्कस कर लेते हैं। घनत्व एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, घनत्व को हम बोलते हैं क्या, डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों, डेंसिटी बोलते हैं। और जो घनत्व होता है ना आपका, वो आपका द्रव्यमान और किसका, आयतन का। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, राइट। तो इसी बेस पे इसका जो है वो मात्रक भी डिसाइड हो जाता है कि इसका एक्चुअल में मात्रक क्या होगा। हम ये भी डिसाइड कर पाते हैं यहाँ से। देखिए कैसे, कि द्रव्यमान का अगर हम इसका मात्रक डिसाइड करने की कोशिश करें कि इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो जरा देखिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, राइट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। सो ये मात्रक किसका निकल के आ गया, ये जो है वो मात्रक घनत्व या डेंसिटी का मात्रक निकल के आ गया। ठीक है, इसी बेस पे हम साथियों इसकी डेफिनेशन भी डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमने ऊपर ये जो डेटा लिखा हुआ है, इसी बेस पे इसकी डेफिनेशन भी डिसाइड हो जाती है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि घनत्व घनत्व द्रव्यमान द्रव्यमान व आयतन का अनुपात होता है। क्लियर। तो ये हमारा डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ली होगी। क्लियर। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी, यहाँ पर डेंसिटी का आपने फॉर्मूला देखा। डेंसिटी क्या होगी, द्रव्यमान अपॉन आयतन। और इस बेस पे आपने क्या निकाल लिया, इसका मात्रक निकाल लिया। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। कई बार ये जो है ना, इस तरीके से ना लिखकर ऐसे भी लिखा रहता है, किलोग्राम मीटर की पावर जो है वो -3 लिखी होती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो सेम है। क्लियर। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है कि घनत्व क्या है, द्रव्यमान व आयतन का अनुपात। क्लियर। आइए, अब हम पृष्ठ तनाव को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, पृष्ठ तनाव को। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का वह गुण होता है जिस कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी अगर जैसे कि छोटी सी बूंद है, बूंद को जैसे ही आप किसी चीज़ नीचे की ओर गिराएंगे तो बूंद बूंद जो है वो छोटी से छोटे आकार को लेने की कोशिश करती है। और इसी कारण बूंद जो है वो कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले कुछ विशेष चीज़ें देख लीजिए कि देखिए, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। जब पृष्ठ तनाव कम होगा, देखिए, पृष्ठ तनाव का द्रव के गाढ़े होने से काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो संबंध है। ठीक है, कैसे, कि अगर पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो फिर देखो, पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा तो द्रव जो है वो गाढ़ा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा जुड़ाव होगा उतना ज़्यादा पृष्ठ तनाव होगा। ठीक है, और उतना ज़्यादा गाढ़ापन आएगा। ठीक है, तो द्रव, अगर किसी द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव, ठीक है, किसी द्रव के अंदर या द्रव के पार्टिकल्स के अंदर पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो द्रव कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तो द्रव कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर आप देखेंगे, ताप बढ़ाएंगे वैसे ही आपका जो लिक्विड होता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका पतला होना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि उसका जो पृष्ठ तनाव है, उनके जो मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स का जो पृष्ठ तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखिए, द्रव में घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर भी द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि आप पानी के अंदर
डिटर्जेंट मिलाइए। क्या मिलाइए? डिटर्जेंट। ठीक है, तो डिटर्जेंट मिलाने से आपके किसका, पानी का जो पृष्ठ तनाव है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से आपके कपड़े, कपड़ा है ना, कपड़ा जल्दी साफ हो जाए। क्यों? क्योंकि कपड़े के अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे रेसे होते हैं जिनके अंदर आपका जो है वो गंदगी घुस जाती है। तो उसको साफ करने के लिए क्या होता है कि द्रव को भी पतला करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम या तो आप गर्म करिए तो आपका कपड़ा जल्दी साफ हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो पार्टिकल्स जो आपका द्रव है वो पतला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें डिटर्जेंट मिलाइए, तब भी आपका जो है वो उसका पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप गर्म पानी में डिटर्जेंट मिलाएंगे ना तो फिर और जल्दी आपके जो कपड़े हैं ना वो साफ हो जाते हैं। रीज़न इज कि पहली बात तो ताप बढ़ाने से आपका पृष्ठ तनाव कम हुआ, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो वो लिक्विड जो है वो पतला हो गया, मतलब पानी आपका और ज़्यादा पतला हो गया। डिटर्जेंट मिलाया तो और उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका जो गाढ़ापन है वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका जो कपड़ा है उसको साफ करने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, घनत्व बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, जब आपकी किसी भी आप देखेंगे पानी की डेंसिटी जब आप बढ़ा देंगे ना तो उसके पार्टिकल्स के आपस में बढ़ जाते हैं। ठीक है, घनत्व को एक तरीके से मान लीजिए कंप्रेस करना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर देंगे ना, तो जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने जो है वो एक इतने बड़ ये इस लिक्विड, इसमें एक पात्र में पानी भरा हुआ है तो आपने इसको जो है कम दबा दिया। यहाँ पे कंप्रेस करने का मतलब ये नहीं, कंप्रेस मतलब करने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें अभी पानी के 100 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और आपने इसमें क्या किया, नमक मिला दिया। ठीक है, अब इसमें नमक के 100 पार्टिकल्स मिला दिए। ठीक है, तो इसमें नमक के 100 पार्टिकल्स पानी के साथ क्या मिल जाएंगे, आपको पता है घुलनशीलता, जब भी इसके अंदर द्रव पानी होता है, पानी के अंदर जो भी चीज़ घुलनशील पदार्थ आप मिलाएंगे, घुलनशील पदार्थ जैसे कि आपने डिटर्जेंट मिलाया वो तो आपका क्या कर देगा, वो तो आपका उसको पृष्ठ तनाव को कम कर देगा। लेकिन जैसे ही इसमें क्या करेंगे, आप इसमें नमक मिला दें या कुछ अलग से एक्स्ट्रा सोर्स मिला दें। ठीक है, जो क्या करे, पानी को गाढ़ा करे। ठीक है, जैसे नमक है पानी को गाढ़ा कर देता है, आपकी जो चीनी है वो क्या कर देती है, उसको गाढ़ा कर देती है पानी को। ठीक है, तो पानी को जब गाढ़ा कर देगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से तो आपने देखा हो कि जो समुद्र होता है, समुद्र में आप देखेंगे एक नदी का पानी है, एक समुद्र का, अगर नदी के पानी में जहाज जा रहा है, फिर वही जहाज जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। रीज़न इज समुद्र की जो पानी की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और नदी के पानी की डेंसिटी जो है वो कम होती है। क्लियर? सो इस वजह से क्या होता है साथियों कि जहाज जो है वो उसमें जैसे ही समुद्र के अंदर जाता है वैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्लियर? सो घनत्व बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाता है। द्रव के अंदर अगर घुलनशील पदार्थ मिलेंगे, लाइक डिटर्जेंट हो गया आपका, साबुन हो गया आपका, इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो आपका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा और देखिए ज़रा क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखिए ज़रा। जैसे बूंदों का गोलाकार होना, बूंदें गोल क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। पतली सुई पानी पर तैरती है, किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को ना एक कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जहाज है, नदी के अंदर जा रहा है और अचानक वो कहाँ गया, अ, समुद्र के अंदर जाता है, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। देखिए ज़रा, जैसे कि एक नदी है, ये मान लीजिए नदी है, ये आपका जहाज, वो आपका समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है और ये आपकी नदी है, राइट। अब ये एक जहाज जो है वो नदी से किससे, नदी से किस में चला गया, समुद्र में चला गया, तो ये क्या है, इसका लेवल थोड़ा सा उठ जाता है, जहाज जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि समुद्र जो जहाज है वो नदी के अंदर तैर रहा है
वो उसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो जब भी कोई बड़ा आर्टिकल होता है ना, बड़ा ऑब्जेक्ट जो होता है वो पानी के ऊपर जब तैरता है तो उसका रीज़न होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुई जो है ना वो बहुत छोटी सी चीज़ है। सुई क्या करती है, देखिए जरा, पृष्ठ तनाव का काम क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है आर्किमिडीज के सिद्धांत में और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत में, थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों को, लेकिन याद रखिएगा जो पृष्ठ तनाव है वो छोटे आर्टिकल्स पे काम करता है। ठीक है, जैसे देखो ये जैसे कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर यहाँ पर पानी भर दिया हमने। ठीक है, पानी जब भरा होता है तो पानी की जो ऊपरी लेयर होती है ना, ये पानी यहाँ पर ऊपरी लेयर में एक क्या बनाता है, एक ऊपर जो सबसे ऊपर है ना एक लेयर बना देता है। ठीक है, ये लेयर क्या करती है, नीचे से प्रेशर लगा रही होती है। ठीक है, क्या कर रही होती है, नीचे से एक प्रेशर लगा रही होती है, नीचे से एक प्रेशर आ रहा होता है किसका, आर्ट पार्टिकल्स का, जिस कारण यहाँ पर पानी की ऊपरी सतह या लिक्विड की ऊपरी सतह पर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, एक सतह बन जाती है, और इस सतह के ऊपर आप कोई चीज़ रखते हैं, इस सतह के ऊपर कोई भी चीज़ रखते हैं, अगर वो चीज़ उस सतह को जब तक ब्रेक नहीं कर पाती है तब तक वो डूबती नहीं है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत साथियों अलग है, वो मेटा सेंटर के उस पर काम करता है। देखो जहाज पानी के अंदर तैरता है वो मेटा सेंटर, उसमें मेटा सेंटर जो है वो यूज होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव जो है वो वर्क करता है आपका छोटे आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जिसमें सुई हो जाएगी, मच्छर मच्छर का लार्वा हो जाएगा। ठीक है, डिटर्जेंट के पार्टिकल्स हो जाएंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ें नो डाउट दोनों ही केसेस में, आर्किमिडीज में और पृष्ठ तनाव में, दोनों में घनत्व डेंसिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल है, और डेंसिटी दोनों जगह कॉमन रोल प्ले करती है, जिस कारण भी इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है साथ बच्चों को। ठीक है, तो साथियों आपको ये चीज़ ध्यान से समझना है कि पृष्ठ तनाव जो है वो छोटे आर्टिकल्स पर जो है वो वर्क करेगा। रीज़न कि जो लिक्विड होता है वो अपने ऊपरी सतह पर एक लेयर बनाएगा, और वो लेयर जो है वो लेयर में क्या होता है, लेयर बनती किस कारण है, क्योंकि नीचे से जो पार्टिकल्स हैं द्रव के वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं, जिस कारण ऊपरी सतह पर एक लेयर बन के तैयार हो जाती है, और वो लेयर जो है वो एक सरफेस टेंशन का वर्क करती है। ठीक है, किसका, पृष्ठ तनाव का काम करती है। ठीक है, आया समझ में आपको, क्लियर है। तो इस पे जैसे ही हम सुई रखेंगे ना तो ये सुई तब तक नीचे नहीं जा पाएगी जब तक ये सरफेस टेंशन को जो है वो खत्म नहीं कर देगी। ठीक है, जैसे ये सरफेस टेंशन खत्म होगा ये जो है वो अंदर चली जाएगी। मतलब क्या है, और सरफेस टेंशन कब खत्म होगा, जब क्या करेंगे आप इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या दूर दूर कर देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे आप, दूर दूर कर देंगे। तो कब कैसे हो सकता है दूर दूर, आप क्या करिए, लिक्विड को गर्म कर दीजिए, आप लिक्विड में कोई घुलनशील पदार्थ मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके सरफेस टेंशन को ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, मच्छर के लार्वा का पानी पर तैरना, पानी के ऊपर तैरना, ये भी सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे ये एक लार्वा है, ये पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, पानी के ऊपर क्यों तैर रहा है, क्योंकि मच्छर की लार्वा का इतना वेट नहीं है कि वो जो सरफेस टेंशन बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है किसकी, सरफेस टेंशन की, मतलब पृष्ठ तनाव की जो लेयर बनी हुई है उसको ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मच्छर की लार्वा को क्या डुबोने के लिए ऊपर से क्या करते हैं, हम इसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल देते हैं, मिट्टी का तेल। तो जैसे ही मिट्टी का तेल हम डालते हैं ना तो क्या होता है कि मिट्टी का तेल उसके जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर कर देता है, जिस कारण जो सरफेस टेंशन की लेयर बन गई है, जो पृष्ठ तनाव की लेयर बन गई है, उसको तोड़ देता है। जैसे ही वो टूटती है वो आपको मच्छर का जो लार्वा है वो पानी के अंदर डूब जाता है, जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना, क्लियर है। गरम सूप नहीं है, यहाँ पे सूप होगा। ठीक है, गरम सूप का स्वादिष्ट गरम सूप जो है वो, गरम सूप का स्वादिष्ट लगना। ठीक है, गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, ये भी किसका एग्जांपल है, प्रस्थ तनाव का, क्योंकि गर्म द्रव का जो प्रस्थ तनाव है वो क्या हो जाता है, कम होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आपका जो पृष्ठ तनाव है वो कम, जैसे ही गर्म लिक्विड को आप गर्म करते हैं वैसे ही पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो द्रव क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अभी बताया था कि अगर पृष्ठ तनाव कम है
तो द्रव पतला होगा, और प्रस्थ तनाव अगर ज़्यादा है तो द्रव जो है वो गाढ़ा होगा। ठीक है। तो जब सूप क्या होता है, सूप गर्म ही आपको अच्छा लगेगा, ठंडा सूप आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म सूप जब गर्म होता है ना सूप, तो वो लिक्विड होता है। ठीक है। लिक्विड अगर गर्म होगा तो वो पतला होगा, और जब पतला होगा तो मुंह में चारों तरफ जो है वो अच्छी तरीके से फैल पाएगा। ठीक है। तो आपकी जो जीभ के ऊपर जो टेस्ट वर्ड्स होती है ना, आपने देखा होगा आपकी जीभ के ऊपर टेस्ट टेस्ट वर्ड्स होती हैं। ठीक है। जिसमें आगे की तरफ आपको अलग स्वाद आता है, बीच में अलग स्वाद आता है, पीछे की तरफ अलग स्वाद आता है। तो जो टेस्ट बर्ड्स होती है ना, टेस्ट बर्ड्स के बारे में अपन जो है बायोलॉजी के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जीभ पे टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है। तो वो महसूस कब कर पाएंगी कि ये जो आप सूप पी रहे हैं वो स्वादिष्ट है? वो कब महसूस कर पाएंगे? जब लिक्विड जो सूप का जो लिक्विड है वो कैसा हो, पतला हो। और पतला कब होगा? जब प्रस्थ तनाव कम होगा। ठीक है। ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पानी में डिटर्जेंट जैसे ही मिलाएंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। रीज़न अभी बताया कि पानी में कोई भी घुलनशील ऐसी चीज़ मिलाइए जो घुलनशील है, इमीडिएट घुलनशील है। ठीक है। इमीडिएट घुलनशील है, उससे क्या हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाना है जिससे पानी गाढ़ा होता हो। ठीक है। पानी में पतला बनाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपका हज़ारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। ये एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस, ये जो उदाहरण लिखी हुई है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस हज़ारों बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और किस तरीके से पूछे गए हैं वो हम अभी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना आगे चल के, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? फिलहाल आप अपनी नोटबुक के अंदर इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। क्लियर है? हमने आपसे वादा किया कि आपको एक ऐसा डेटा दिया जाएगा जो एक्चुअल में बेस्ट डेटा होगा, सफिशिएंट डेटा होगा आपकी पटवारी के लिए। ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पटवारी का पेपर में जो भी डेटा पूछा जाता है वो अगर आप हमारी वीडियो से पढ़ते हैं तो आपको कभी भी नुकसान ना हो। ठीक है। क्लियर है साथियों? चलिए, तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए, अब हम कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिस कारण मच्छर का लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। ठीक है। ये हम बता चुके हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता चुके हैं कि जब जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र में नमक की उपस्थिति के कारण समुद्र के पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है? कैसा हो जाता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जा सॉरी पानी का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? लेकिन अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जहाज जो है वो पानी में तैरता किस नियम की वजह से है, तो फिर आपका आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। ठीक है। क्या बोला हमने यहाँ पर? आप देखो, दो चीज़ें आपको अलग अलग है, इस पॉइंट को पढ़िए और जो हमने अभी बताया दोनों में फ़र्क है। यहाँ क्या बताया कि देखिए, देखिए जस्ट अभी हमने बताया ना, यहाँ देखिए, ये देखो, ये बताया ना आपको। ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जहाज जो है ना, जहाज पानी में तैरता है। ठीक है। पानी में तैरता है। तैरता किस नियम से है? जहाज का पानी में तैरना और सुई का पानी में तैरना, दोनों का कन्फ्यूजन यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है। सुई का पानी में तैरना, दोनों ही जगह देखो, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। दो क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझना है। जहाज पानी में तैरता है या जहाज का पानी में तैरना, रीजन क्या है? सुई का पानी में तैरना, इसका रीजन क्या है? ठीक है। जहाज जब पानी में तैरता है तो वहां आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो होता है। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो होता है। और जब सुई पानी में तैरती है तो पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। ठीक है। पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। ये दोनों की दोनों आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं आपसे, तो आप इनको लिख लीजिए। आपका याद करना कंपलसरी है। आपको तो समझ में तो बाद में भी आ जाएगा। आप 2 से 3 बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हमने बोला क्या है। ठीक है। और यहाँ पर तैरने की बात नहीं हो रही है। ये जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7, यहाँ तैरने की बात नहीं हो रही, यहाँ सरफेस की बात हो रही है कि जब जहाज नदी में तैर रहा है तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा डूबा हुआ है,
और जैसे ही समुद्र में पहुंच रहा है तो अपेक्षाकृत ऊपर उठ जा रहा है। लेकिन तैरने का रीजन आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। ऊपर वो जहाज जो है वो समुद्र में पहुंचने पर थोड़ा सा ऊपर उठा, उसका रीजन पृष्ठ तनाव है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपने समझ में आए। जहाज समुद्र में पहुंचा और सतह से थोड़ा सा ऊपर उठा, इसका रीजन है पृष्ठ तनाव, लेकिन जो तैर रहा है उसका रीजन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन सुई का पानी में तैरना है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। क्लियर? ऑल ओके? ठीक है। एक से दो बार ये बात ध्यान से सुनिएगा, हमने जो बोली है आपको आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो नीचे दो पॉइंट लिखे हैं इनको स्पेशल पॉइंट बना के लिखिए, क्योंकि ये जो 7 की पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ जो लास्ट में दो पॉइंट्स बताए हैं वो अक्सर हमने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में, तो इसको आप लिख लीजिए। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक से दो बार आप वीडियो देखिए, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे हम केशकत्व का नियम पढ़ लेते हैं। देखिए केशकत्व का नियम होता क्या है, इसको लिख लीजिए, हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया है। क्या होता है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की प्रक्रिया को या घटना को बोल दीजिए, घटना को केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आपने। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण तेल का दिए की बाती में चढ़ना, ठीक है। दिए की बाती में जो तेल चढ़ता है वो केशिकत्व के नियम के फलस्वरूप चढ़ता है। इसके अलावा आपने देखा हो खेतों को जोता जाना, खेतों को जोता जाना। ये जोता क्यों जाता है, जोता जाना ताकि खेत में बनी केश नलिकाएं टूट जाएं, ठीक है। जब वो टूट जाएंगी तो ऊपर की नमी जो है वो नीचे नहीं जाएगी। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, राइट। जितना डेटा आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अब हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश की बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रकाश को समझेंगे। प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है, प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जब किसी वस्तु पर यह पड़ती है तो आंखों से वो चीज़ जो है वो आपको दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। आया प्रकाश समझ में? जैसे कि ये सूरज है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे जब जब इस पे क्या है, एक प्रकाश आएगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या है आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्लियर है? आगे आपको समझ में? आइए आगे देखते हैं जरा हम। अब देखिए हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण किसी माध्यम से आकर धरातल से टकराती है, धरातल बोल दीजिए या समतल लिख दीजिए, ठीक है। समतल ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। समतल से टकराती है, समतल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आप मान लीजिए ये धरातल, ये एक समतल है, क्या है, एक समतल है, और एक किरण यहाँ से आई और इसी माध्यम में ऐसे क्या हो गई, वापस चली गई, ठीक है। और ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण आपका आई होता है, और ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए जरा, देखो परावर्तन के नियम ये लिखे हुए हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यहाँ पे बताया था कि एंगल आई जो है वो आपतन कोण होता है और एंगल आर जो है वो परावर्तन कोण होता है, तो दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये तीनों के तीनों एक ही तल में है। ये क्या है, आपकी आपतन किरण है, आपतित किरण है, कैसी है, आपतित किरण है। और ये देखिए जरा, ये कैसी है, आपकी परावर्तित किरण है। ठीक है, ये कैसी किरण है साथियों, ये कैसी किरण है, ये है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, आपका अभिलंब है। क्लियर है साथियों, क्या है, ये है आपका अभिलंब। तो देखिए ये तीनों के तीनों एक ही तल में आकर मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर बात लिखी हुई है। आइए आगे देखिए जरा, प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन हम समझ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के पृथककारी तल पर पड़ती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, देखो ये मान लीजिए यहाँ से ये आपका वायु है। ठीक है, यहाँ नहीं, जस्ट ऐसा करते हैं, हम दूसरा पेज ले लेते हैं, वहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एक तल है। ठीक है, यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है, समतल तल से टकराई, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये जैसे ही नीचे साइड गई, ये इसको क्या है, ये मान लीजिए इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है। ठीक है, ये किरण यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद इसको कैसा जाना था, सीधा जाना था। ठीक है, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और ये नीचे की तरफ आ गई, ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आप अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या हुआ, ये किरण यहाँ से आई और इसको सीधा जाना था, लेकिन ये जो है वो अभिलंब की ओर जो है वो झुक गई। ठीक है, ये अपवर्तन अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन की दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन ये बनती है कि किरण लंब की ओर झुक जाती है। दूसरी कंडीशन, जब मान लीजिए यहाँ से किरण आ रही है, ये इसका अभिलंब है, और ये जो किरण है वो अभिलंब से दूर की तरफ हो जाएगी, तो ये भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। मतलब दोनों ही केसेस में किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। एक कंडीशन में किरण अभिलंब के पास में आएगी और एक कंडीशन में किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर, ये आ गए हम वापस। ठीक है, आप देखिए जरा क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी दोनों केसेस आपको बता रखे हैं हमने, कैसे आपकी एक बार में कैसे अभिलंब के पास में आई, एक बार अभिलंब से दूर चली गई। बस क्या है, ये कंडीशन याद रखना है कि जब वो अभिलंब की ओर कब झुकेगी, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ठीक है, और अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर कब हटेगी, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आइए ये देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और इस स्थिति में अपवर्तक किसी किरण सतह को स्पर्श करती हुई गुजरती है। आपतन कोण के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब हम गोलीय दर्पण को डिस्कस करते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इनके यूजेस देख लीजिए, यूजेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। देखिए अवतल दर्पण का यूज आप कारों में, बसों में परावर्तन के रूप में करते हैं, या परावर्तक के रूप में करते हैं। दाढ़ी बनाने में आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं। डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, कान आदि का परीक्षण करने में भी आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो कार व बस आदि में पीछे का दृश्य देखने के लिए आप जो है वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है।
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट आप लिख लीजिएगा, याद करिएगा। ठीक है, आगे देखिए ज़रा, ये कुछ और की पॉइंट्स हैं। क्या है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। राइट, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, ये पॉइंट आपको लिखना है। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन पॉइंट क्या है कि जब एक दर्पण को किसी निश्चित कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण दोगुने कोण से घूम जाती है। ठीक है, ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, रख पाएंगे उम्मीद है ये सारी चीज़ें। आपको ये 6 पॉइंट्स जो है ना, ये 3 ये और 3 ये, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, वैसे जितना भी डेटा आपको दिया गया है सारा का सारा डेटा आपको याद करना है, लिख लेना है। ठीक है, उम्मीद करिए हमने कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएँ और अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएँ। और आपसे भी यही उम्मीद है कि हम आपको जो भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? वैसे हमने काफ़ी स्लोली आपको पढ़ाया हुआ है, काफ़ी स्लोली पेच है हमारी। ठीक है, तो आपको उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कंटेंट पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।